कई सालों तक बच्चों और फैमिली को एंटरटेन करने के बाद, फैमिली कंटेंट बनाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिसाइड करा था कि वो एक नई एरा में कदम रखने वाले हैं। उसका नाम था एटीट्यूड एरा, जहां पे उन्होंने स्टार्ट करा और ज्यादा एजियर कंटेंट बनाना। और ये एक ऐसा टाइम था जब कंपनी में कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, कुछ भी हमें देखने को मिल सकता था, और उसी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की ग्रोथ जो थी वो इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ गई थी। और इस एरा के साथ आई थी कई सारी नई इनोवेशंस, जैसे कि हेल इन अ सेल मैचेस, टीएलसी मैचेस, इन्फर्नो मैचेस और भी कई सारी ब्रूटैलिटी जो कि हम जानते हैं कि हमने अपनी मंडे नाइट वॉर्स वाली सीरीज में भी कवर करी है। और आज के इस एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 7 ऑफ रूथलेस एग्रेशन सीरीज, हम बात करेंगे कि इस एरा में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एटीट्यूड एरा की तरह ही कई सारी नई इनोवेशंस करी। उनमें से कुछ फेलियर्स थी, कुछ सक्सेस थी, लेकिन क्या थी इसकी सारी बिहाइंड द सीन स्टोरी और क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि हमें इन नई चीजों की जरूरत है। तो ये जानने के लिए आप भाई फटाफट से पहले तो लाइक बटन को दबाएं। 4000 लाइक का हमारा गोल रहने वाला है इस वीडियो के ऊपर। और ऑब्वियसली वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। WCW को खरीदने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंड कर दिया था मंडे नाइट वॉर्स को, और विंस मैकमैन ने साल 2002 में रूथलेस एग्रेशन की डिमांड करी फ्रॉम द डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर। इस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास दो ऑप्शन थे कि भाई जो हम एटीट्यूड एरा में कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर एक बार फिर से हम इनोवेट कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे फॉर्मर WCW टैलेंट को अपने शोज पे फीचर करना स्टार्ट करा, जैसे कि रिक फ्लेयर, बुकर टी एंड इवन एरिक बिशॉफ एज द जनरल मैनेजर ऑफ मंडे नाइट रॉ। और हम जानते हैं कि एरिक बिशॉफ WCW को जब इतना ज्यादा अच्छे से चला रहे थे, उनके आइडियाज जो थे वो बिल्कुल वाइल्ड थे, लेकिन उन्हीं आइडियाज ने मंडे नाइट रॉ को इतने सालों तक बीट करने में भी हेल्प करी थी। और ऐसा ही एक वाइल्ड आइडिया जो था उन्होंने यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए सोचा, जिसका नाम था रॉ रूलेट। अब मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन करूं तो ये बेसिकली वो रॉ का एडिशन हुआ करता था जहां पे एक व्हील घूमता था और उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था कि भाई क्या मैचेस होंगे और स्टिपुलेशंस उसकी क्या हो सकती हैं। तो इस नए एडिशन की वजह से ऑब्वियसली शो जो था पहले से फनी हो गया, सरप्राइजिंग हो गया, लोगों के लिए ज्यादा एंटरटेनिंग था देखने के लिए। जैसे कि ट्रिपल एच एक ब्लाइंड फोल्ड मैच के अंदर है, विलियम रीगल और गोल्डस्ट जो है वो लड़कियों की तरह ड्रेस होके भाई एक मैच के अंदर लड़ रहे हैं। और इसी आइडिया की वजह से, यानी कि रॉ रूलेट की वजह से, हमें फर्स्ट एवर टीएलसी मैच देखने को मिला था मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जिसने एक वीकली शो को एक पेपर व्यू वाली फीलिंग दे दी थी। और यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि वो और भी ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें। ऐसे ही हमें सबसे पहला विमेन स्टील केज मैच भी देखने को मिला, जो कि मंडे नाइट रॉ पे हुआ था बिटवीन विक्टोरिया एंड लीटा। तो लीटा भी यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से उनको बहुत खुशी हुई है अपॉर्चुनिटी मिलने पे, और उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक महीना हो गया रॉ रूलेट को इंट्रोड्यूस हुए, और यहाँ पे एरिक बिशॉफ एक और आइडिया लेकर आए, एक नया आइडिया फॉर अ न्यू स्टिपुलेशन, एंड दैट वाज फॉर सर्वाइवर सीरीज द एलिमिनेशन चेंबर मैच। ब्रायन गेविट्स जो कि हेड राइटर थे उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव के, वो कहते हैं कि भाई उनको उस पॉइंट पे लग रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हेल इन अ सेल को बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रही है, तो उनको कुछ ऐसा चाहिए था जो इक्वली डेंजरस हो लेकिन कुछ नया हो। तो उन्होंने अपने शोज पे टीजर्स एयर करने स्टार्ट कर दिए कि भाई एक नया ब्रूटल स्ट्रक्चर आने वाला है, और बहुत ज्यादा उसकी हाइप वो बना रहे थे इस नए एलिमिनेशन चेंबर मैच की। और ये था सर्वाइवर सीरीज नवंबर 17, 2002 को, और कहीं नहीं गाइस बल्कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक स्पेशल जगह टू डेब्यू अ स्पेशल न्यू स्टिपुलेशन। और जो भी 6 सुपरस्टार्स इस मैच के अंदर इन्वॉल्व थे, उनको एक पहले प्रीव्यू मिला था इस स्ट्रक्चर की तरफ, और हमें दिखाया जाता है कि सारे वो बैठे हुए हैं, अपने ओपिनियंस दे रहे हैं उसके बारे में। ट्रिपल एच कहते हैं भाई होली शिट, जेरिको, एचबीके और रॉब वैन डैम कहते हैं कि भाई बहुत कूल हमें लग रहा है, हम काफी कुछ यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर का टू गिव अ गुड मैच। और बुकर टी ने ये बात बोली कि भाई कोई तो एक ऐसा होगा जो कि भाई ढंग से बच के नहीं निकल पाएगा इस चेंबर में, इट लुक्स डेंजरस। और किसको पता था कि उनकी बात कितनी हद तक सच हो सकती है। ट्रिपल एच कहते हैं कि भाई ये जो स्ट्रक्चर था ना वो रेसलिंग के लिए नहीं बना था, ये तो ऐसा लग रहा था कि हम क्रैश टेस्टिंग कर रहे हैं, और इसके लिए हमको एक सैंपल बॉडी की तरह उस मैच के अंदर डाल दिया गया है। रॉब वैन डैम याद करते हैं एक मोमेंट जो कि इस मैच में हमें देखने को मिली, जहां पे वो पॉड के ऊपर जाते हैं टू हिट अ 5-स्टार फ्लॉग स्प्लैश ऑन ट्रिपल एच, लेकिन पॉड के ऊपर इतनी जगह नहीं थी कि वो उतना ऊपर कूद
कूद के अपनी डाइव को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए, और यहाँ पे जो है वो उसको बॉच करते हैं और उनका घुटना जो है सीधा जाके ट्रिपल एच के थ्रोट पे लगता है। और ट्रिपल एच उस पॉइंट पे पूरे मैच में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उनको ढंग से सांस नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस मैच को कंटिन्यू करा। और ब्रूस प्रिचर्ड भी यहाँ पे यही बात करते हैं कि भाई ये जो पैशन है WWE सुपरस्टार्स का अपने फैंस के लिए परफॉर्म करने का, वो और किसी चीज से बढ़कर है। वो अपने एक्सपेंस पे भी जो है वो मैच को कंटिन्यू कर रहे थे, और जबकि बुरी हालत थी तब भी उन्होंने यहाँ पे गिव अप नहीं करा। तो यहाँ पे शॉन माइकल्स इस मैच को जीतते हैं। एक इनक्रेडिबल स्टोरी लाइन थी जहाँ पे ट्रिपल एच को वो पिन करते हैं। उनका ये सेकंड मैच था इन द लास्ट 4 इयर्स, और यहाँ पे वो बन गए थे नए WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और क्योंकि ये शो जो था वो काफी सक्सेसफुल हुआ, एलिमिनेशन चेंबर सबको पसंद आया, WWE ने इसको एक एनुअल इवेंट के अंदर चेंज कर दिया। हर साल ये मैच हमें देखने को मिला। इसके बाद अगस्त 24, 2003 समर स्लैम में मैच हुआ जहां पे गोल्डबर्ग ने सबको बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, पर ट्रिपल एच उस मैच को जीत गए थे। और ट्रिपल एच के पास गाइज एक बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड है कि जब भी उनको लोग डाउट करते हैं वो उससे बेटर परफॉर्म करते हैं सबको चुप कराने के लिए। और रिकॉर्ड 4 बार जो है ट्रिपल एच जीत चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर को, जो आई थिंक कोई शायद ही कभी बीट कर पाएगा। एलिमिनेशन चेंबर एक ऐसा इवेंट था जो कि सबको एंटरटेन कर रहा था हर साल, लेकिन 2005 में एक ऐसा आइडिया आया जो साल में एक बार नहीं बल्कि लोगों को पूरे साल तक एंटरटेन कर सकता है और उनका इंटरेस्ट उनके अंदर रख सकता है। मैं बात कर रहा हूं मंडे नाइट रॉ एपिसोड फरवरी 28, 2005 की, जहां पे क्रिस जेरिको ने इस यूनिक लैडर मैच को इंट्रोड्यूस करा था। वो कहते हैं कि भाई ब्रायन गेविट्स के साथ मिलकर मैंने ये मैच बनाया था, और मैं बात कर रहा हूं गाइस मनी इन द बैंक की। इनिशियल आइडिया यहाँ पे ये था कि जो भी इस मैच को जीतेगा वो अगले ही दिन कैश इन कर सकता है फॉर अ चैंपियनशिप, लेकिन विंस मैकमैन ने बोला कि नहीं भाई हम इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्यों ना अगर सुपरस्टार के पास पूरा एक साल हो और वो कहीं भी किसी भी टाइम उसको कैश इन कर पाए। तो ये आइडिया फाइनलाइज करा गया, और जो पहला मनी इन द बैंक का मैच था वो रेसलमेनिया 21 के लिए ऑफिशियल हो गया। और कमाल की बात मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताने वाला हूँ कि एज बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे। एज कहते हैं कि भाई उनको वो बंदा नहीं बनना था जो हर साल रेसलमेनिया में सिर्फ लैडर मैचेस में ही पार्टिसिपेट करता है कि भाई हमारे पास एक लैडर मैच है, अच्छा इसमें एज को डाल दो। एज कहते हैं इनफैक्ट मैं इतना गुस्से में था कि रेसलमेनिया मिस करने के लिए मैं तैयार था, लेकिन लैडर मैच का पार्ट मुझे बनना नहीं था। और यहाँ पे वो कहते हैं भाई एंड में विंस मैकमैन की बात मुझे माननी पड़ी, बहुत लोगों ने मुझे फोर्स करा तो वो डिसीजन मुझे लेना पड़ा। और अब मैं सोचता हूँ कि भाई मैं कितना स्टूपिड था, ये मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वो मैच मेरे लिए कितना बड़ा बन सकता है। और रेसलमेनिया 21 में इस मैच ने कमाल तो कराई, सब लोगों को पसंद आया, कमाल के मूव्स थे यहाँ पे, लेकिन उस सबसे इंपॉर्टेंट ये कि एज एक्चुअली वॉन दिस मैच। और हम जानते हैं कि अब हम एज का करियर देखें तो वो मनी इन द बैंक की विक्ट्री उनके करियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ यही था कि भाई एज जो है वो कैश इन कब करेगा। तो आइडिया ये था कि एज इसको भाई कैश इन करेगा नॉर्मली और बोलेगा कि हाँ भाई समर स्लैम जैसे किसी बड़े पेपर व्यू में मैं चैंपियन को चैलेंज करता हूं। लेकिन एज ने इस बात के लिए डिनाई करा और वो कहते हैं भाई अगर एनी टाइम एनीवेयर हम बोल रहे हैं तो इसको एक हमको सरप्राइज रखना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो मनी इन द बैंक होल्डर था हर समय चैंपियन के ऊपर प्रेशर बना के रख रहा था कि भाई कभी भी मैं कैश इन कर सकता हूं, और इसकी वजह से जो है वो रॉ का शो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो रहा था। लेकिन न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन 2006 पेपर व्यू में एज ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट करा, जब 9 महीने मनी इन द बैंक रखने के बाद उन्होंने कैश इन करा ऑन जॉन सीना। और वो कहते हैं कि भाई जब मैंने अपना वो ब्रीफ केस विंस मैकमैन के हाथ में दिया तब तक मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि कितनी बड़ी ये मोमेंट एक्चुअली है, क्योंकि क्राउड बिल्कुल पागल हो गया था। एंड एज कैश्ड इन ऑन जॉन सीना टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन। एक और ऐसा मैच जो कि WWE ने इनोवेटिवली इंट्रोड्यूस करा और एलिमिनेशन चेंबर की तरह ही जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, और ओवर द इयर्स आज भी वो कंटिन्यू हो रहा है। रॉब वैन डैम भी बात करते हैं किस तरीके से उनके हाईएस्ट जो पॉइंट था करियर में वो तब था जब उन्होंने मनी इन द बैंक जीता रेसलमेनिया 22 में और जॉन सीना के ऊपर ही कैश इन करा था। हम जानते हैं भाई वो कितनी कमाल की मोमेंट है। और उसके अलावा भी मनी इन द बैंक की हिस्ट्री हमारे सामने, हम जानते हैं क्या कमाल के कैश इन्स हैं। अगर सेथ रॉलिंस के रेसलमेनिया कैश इन की हम बात करें तो आई डोंट थिंक गाइस उसको कुछ टॉप कर सकता है। लेकिन जबकि WWE एक तरफ एलिमिनेशन चेंबर और मनी इन द बैंक जैसे मेमोरेबल मैचेस बना रही थी जो लोग आज तक पसंद करते हैं, ऐसा नहीं था कि हर एक आइडिया या फिर इनोवेशन जो कि रूथलेस एग्रेशन के टाइम पे उन्होंने सोची वो एक सक्सेस था। और इन्हीं में से एक एग्जांपल इस चीज का है द कॉन्क्रीट क्रिप्ट मैच, जहां पे अंडरटेकर ने पॉल बेरर को सीमेंट में दबा के भाई पूरे तरीके से गाड़ दिया। किसी को वो बात ये रियलिस्टिकली मतलब लगी नहीं कि भाई ये कुछ अच्छा था, और ब्रूस प्रिचर्ड खुद कहते हैं कि भाई ये वन ऑफ द वर्स्ट आइडियाज है जो कि मैंने सोचा है। और ऐसा ही एक और आइडिया था द पंजाबी प्रिजन मैच। एडम कोल कहते हैं कि जब भाई WWE क्रिएटिव ने ये पंजाबी प्रिजन सोचा तो शायद उनके दिमाग में बहुत
बहुत सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो आउटकम था, जो रिजल्ट था, वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था। मतलब एक तो रूल्स मैच के अजीब से थे, उसके अंदर लड़ना रेसलर्स के लिए इतना ईजी नहीं था, और ऊपर से वो बैम्बू का स्ट्रक्चर एक्चुअली में गाइस बैम्बू का होता नहीं है। मैं भी सरप्राइज हो गया, वो एक्चुअली में स्टील का ही बना होता है जो कि बैम्बू की तरह पेंट करी जाती है। तो ये एक फैक्ट था जो कि मुझे भी शो से पता लगा। और पंजाबी प्रिजन एक और ऐसा मैच जो कि WWE के लिए एक अनसक्सेसफुल आइडिया था, लेकिन जब उनको कुछ नया सोचना है तो हर बार नया सोचना इतना ईजी नहीं होता, इसलिए कुछ आइडियाज वेस्ट चले जाते हैं, कुछ आइडियाज हिट कर जाते हैं, लेकिन WWE को कॉन्टिन्यूसली कुछ नया ट्राई करना था। और साल 2004 की मैं बात कर रहा हूं, जब टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही थी, और इसी का एडवांटेज इस बार WWE ने लेने की सोची। एक नया शो इंट्रोड्यूस करा जहां पे सारी पावर जो है वो WWE यूनिवर्स के हाथ में आ जाएगी, और इसका नाम था टैबू ट्यूसडे। विंस मैकमैन यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर मुझे शो बनाना था, मैं इसको स्क्रिप्ट नहीं कर सकता, जो वोटिंग थी वो फैंस की एक्चुअली में सच होनी चाहिए। और ये मैं शॉक हो गया सुन के कि ये वोटिंग सच में भाई बिल्कुल रियल थी, और बैक स्टेज भी किसी को नहीं पता होता था कि हमारा मैच आज किसके साथ हो सकता है। शेल्टन बेंजामिन याद करते हैं किस तरीके से वो एक वोटिंग का पार्ट थे, जहां पे बटिस्टा भी ऑप्शन था और क्रिस जेरिको का अपोनेंट डिसाइड होना था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और उनको जो है मौका मिला क्योंकि ज्यादा वोट्स उनको मिल गए ओवर बटिस्टा। वो बिल्कुल शॉक हो गए थे, बैक स्टेज सारे शॉक हो गए थे। इनफैक्ट वो इस मैच के अंदर जाते हैं, पता ही नहीं था किसी को लड़ना क्या है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, और वो क्रिस जेरिको को हरा भी देते हैं टू बिकम द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और पोस्ट ओपिनियन में वो कहते हैं भाई मुझे नहीं पता था मैं टाइटल जीतने वाला हूं, और क्रिस जेरिको ने जब किक आउट नहीं करा, मैं भी उतना ही शॉक था जितने बाकी लोग उस अरीना के अंदर थे। तो टैबू ट्यूसडे में लोग वोट कर रहे थे, जो जीत रहा था उसको मैच मिल रहा था, जो स्टिपुलेशन जीत रही थी वही लोगों को देखने को मिल रही थी, और ये बहुत एंटरटेनिंग था, फैंस को एंगेज करने का बहुत अच्छा तरीका था। लेकिन जब लोगों को ये शो से पहले पता ही ना हो कि शो में होने क्या वाला है, तो उतना इंटरेस्ट शायद उनका उसमें आता नहीं। और अगर हम बिजनेस साइड की बात करें, व्यूअरशिप या पैसा कमाने की, उस हिसाब से WWE के लिए इतना बड़ा सक्सेस नहीं था, और इसीलिए 1-2 साल करने के बाद उन्होंने टैबू ट्यूसडे को भी रोक दिया एज अ एनुअल पे पर व्यू। तो हमने बात करी कुछ ऐसे आइडियाज की जो कि रियल थे, जो कि काफी काम कर रहे थे, और फिर कुछ ऐसे आइडियाज की जो कि शायद WWE के लिए उतना सक्सेसफुल नहीं थे। लेकिन एक और ऐसा शो था जिसके साथ क्रिएटिव का कुछ लेना देना नहीं था और बिल्कुल रियलिटी के साथ वो जुड़ा हुआ था। इसका नाम था WWE बाइट दिस। और क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सारे रूमर्स पहले ही आ गए और इतनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल इतनी इजीली नहीं थी, तो यहाँ पे WWE सुपरस्टार्स को बुलाया जाता था इंटरव्यू लेने के लिए, और वहां पे वो बिल्कुल रियल बातें करते थे जो उनका एक्चुअल ओपिनियन था ऑन द प्रोडक्ट। इनफैक्ट एक ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जहाँ स्टोन कोल्ड आए शो के ऊपर और उन्होंने पूरी बेइज्जती कर दी, कैसे मेरी पोजीशन मुझे अभी पसंद नहीं है WWE में, मेरी बुकिंग बेकार है, क्रिएटिव को कुछ पता नहीं है कि करना क्या है। तो जबकि फैंस को ये बातें बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि ये बैक स्टेज स्टफ हमेशा हार्डकोर फैंस जानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्रूस प्रिचर्ड कहते हैं भाई एज अ क्रिएटिव मेरे को ये बात कभी भी पसंद नहीं आई, क्योंकि हम एक स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं टीवी के ऊपर, और अगर वो स्टोरी एक बात बताती है और फिर WWE बाइट दिस पे सुपरस्टार कुछ दूसरी बात बताता है, तो फैंस जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी की वजह से यहाँ पे अब JBL भाई इंसल्ट कर रहे हैं जॉन सीना को टीवी पे, लेकिन बाइट दिस पे आके उनकी तारीफ कर रहे हैं कि कितना मैं ऑनर्ड हूं टू फाइट जॉन सीना। तो ये शो जो था वो बहुत पॉपुलर था गाइस रूथलेस एग्रेशन एरा के टाइम पे, और WWE ने इस पे पैसा भी लगाया, इसको प्रोडक्शन बूस्ट दिया, और 2005 में पूरा सेट वगैरह इसके लिए उन्होंने बना दिया, और बहुत से कई कमाल के एपिसोड्स इसके अंदर रहे, जैसे कि मैंने कुछ मेंशन करा। लेकिन जो सबसे इनफेमस यानी कि गलत रीजंस के लिए जो फेमस एपिसोड था वो था जब मैट हार्डी, लीटा और एज इस सेम शो पे आए थे। अब अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत कॉमन बात है कि लीटा ने चीट करा मैट हार्डी के ऊपर, और एज के साथ रियल लाइफ की ये बात है कि उन्होंने अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया था। और बाइट दिस जबकि एक बिल्कुल पूरा अनस्क्रिप्टेड शो था, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है भाई कैसे मैट हार्डी एक रूम में बैठे हैं, एज और लीटा दूसरे रूम में बैठे हैं, और ये एक दूसरे को ऐसे सुना रहे हैं कि भाई मैट हार्डी खुद बोलते हैं पोस्ट ओपिनियन में अगर हम सेम रूम में होते तो हम एक दूसरे को मारने पे आ जाते। और ये भाई बिल्कुल रियल था जिस तरीके से इनकी भैंसबारी चल रही थी और एक दूसरे को ये बातें बोल रहे थे। तो क्लियरली WWE यूनिवर्स इसमें एंगेज थी, और WWE ने इसका फायदा उठा के इसको स्टोरी लाइन में भी कन्वर्ट कर दिया, और हम जानते हैं उसके बाद कितनी अच्छी स्टोरी लाइन एज और मैट हार्डी के बीच में हमें देखने को मिली थी, और WWE ने उस चीज पे बिल्कुल एक भाई छक्का मार दिया अगर हम बोलें तो। इतनी सारी इनोवेशंस के बारे में बात करने के बाद मैं यही बोलूंगा कि भाई आजकल के टाइम में भी WWE के लिए बहुत मुश्किल है कि हर समय वो कुछ नया सोचें, ऐसा हम क्या करें कि फैंस को पसंद आए। लेकिन रूथलेस एग्रेशन में इतने सारे फेलियर्स होने के बावजूद भी दो ऐसे आइडियाज मनी इन द बैंक और एलिमिनेशन चेंबर इतने पॉपुलर हो गए कि आज उनको रीवैम्प करके अपने आप में पे पर व्यू बना दिया गया है, और वो चीज WWE हमें
वैसे प्रेजेंट करती है। आई थिंक हर समय बोला जाता है कि WWE ट्राई करती है अपने फैंस के साथ एंगेज होने की, और पॉल हेमन भी यहाँ पे यही कहते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन WWE कितने सालों से चलती आ रही है, इसी वजह से आज WWE यहाँ पे है और बाकी सारी कंपनीज आके चली गई। और इस तरीके से गाइस ये एपिसोड की एंडिंग हमें देखने को मिली। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एपिसोड था जहां में हमें पता लगा कि कैसे WWE ने नए आइडियाज को इंट्रोड्यूस करा। और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो अपने ओपिनियंस भी मुझे कमेंट्स में बताएं, साथ के साथ उस लाइक बटन को भी हिट करना ना भूलें। एपिसोड 8 की हम बात करें तो भाई विमेंस रेवोल्यूशन आजकल की डेट में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी जो फाउंडेशन थी, जो ग्राउंड वर्क था, जो नींव बोई गई थी, वो कई सालों पहले थी इन द रूथलेस एग्रेशन एरा। अगर वो ना हुआ होता तो शायद आज की विमेंस रेवोल्यूशन भी नहीं होती। उसकी कहानी को हम विजिट करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।